मॉर्निंग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। क्लास लाइव हो चुकी है दोस्तों। 8 बज के ठीक 3 मिनट अब हुए हैं और तारीख आपको पता है, दिस इज 12 नवंबर 2024। 12 नवंबर 2024 है। क्लास पूरी तरीके से लाइव है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन। दीपिका सिंघल, सना सुल्ताना, शिवानी चौरसिया और शक्लेन रजा, ओके, माता नलिनी सिंह, नाइमा परवीन, अंशु धामा, ममता, पूजा कुमारी, रूह नवाज, मनीषा, शमा परवीन, स्माइल, अंकिता कुमारी, सेबा शेख, संध्या, संगीता, रविका, पंकज बाला साहब, बहुत बढ़िया भाई, मालती, रुबीना, जागृति पांडे। ये कुछ लोग हैं जिनके कमेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं। आइए भाई, सारे के सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शिखा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रवि का कह रही हैं आज तो नहाकर आए हैं सर। ओह माय गॉड, क्या बात। अच्छा नहीं लग रहा हूँ ना आज मैं? अजीब अजीब सा लग रहा होगा ना। मैं महाराष्ट्र से हूँ सर, सतारा। ओके, पंकज बाला साहेब फ्रॉम सतारा। तो फिर तो आप भली भांति जानते होंगे कि मराठा साम्राज्य में जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद छत्रपति शाहू महाराज को मुगलों की कैद से रिहा कर दिया गया और खेड़ा के युद्ध में शाहू ने अपनी ही चाची ताराबाई के साथ युद्ध किया, जो कि खेड़ा का युद्ध कहलाता है 1708 ईस्वी में। तो 1708 ईस्वी में ताराबाई को पराजित करके छत्रपति शाहू महाराज मराठा साम्राज्य के अगले शासक बने, अगले छत्रपति बने। अभी तक मराठाओं की राजधानी देवगढ़ हुआ करती थी, लेकिन छत्रपति शाहू महाराज ने ही मराठाओं की राजधानी को देवगढ़ से, सॉरी, रायगढ़ हुआ करती थी मराठाओं की राजधानी, रायगढ़ से सतारा स्थानांतरित की थी। तो आपके सतारा का नाम हम इतिहास में दो बार लेते हैं। एक तो छत्रपति शाहू महाराज ने अपनी राजधानी, मराठा साम्राज्य की राजधानी को ही रायगढ़ से सतारा शिफ्ट किया था। सतारा मराठाओं की राजधानी रह चुकी है, ये आप जानते होंगे। और दूसरी चीज, एक और चीज आप याद रखेंगे इतिहास में, जब हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, रिवोल्ट ऑफ 1857, तो जब भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी बनकर आया, तो लॉर्ड डलहौजी ने ही भारत में हड़प की नीति चलाई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के ही तहत, अपनी हड़प की नीति के ही तहत, डलहौजी ने सबसे पहला प्रोविंस, सबसे पहला प्रांत जो हड़प कर ब्रिटिश एम्पायर या ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था, वो भी कौन सा था? सतारा। तृप्ति जाधव, मैं भी महाराष्ट्र से ही हूं। ओके जी, स्वागत आपका भी। गोपानाथ, आई एम फ्रॉम असम, बराक वैली। बहुत ही बढ़िया। गाजियाबाद पटेल नगर से लाइव। अरे क्या बात है, ये तो पास में ही है। मैं भी तो गाजियाबाद में ही रहता हूँ। पटेल नगर 3 है ना? अगर मैं सही हूँ तो गाजियाबाद में पटेल नगर 1, पटेल नगर 2, पटेल नगर 3, ऐसा भी कुछ है ना? 3 पटेल नगर है। हम बहराइच से हैं। अच्छा, थैंक यू सर, हेड्स ऑफ यू। आप जैसा मुझे भी टीचर बनना है, बिल्कुल बन जाएंगे आप। आज आपने जल्दी क्लास स्टार्ट कर दी। जल्दी नहीं की है, टाइम से की है। मैं नागपुर से हूँ। ओके जी। वेस्ट बंगाल से लाइव, आगरा से लाइव, ओडिशा, बहुत ही बढ़िया, रायसेन, मध्य प्रदेश। तो जल्दी से बताइए, रायसेन उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐतिहासिक जगह है? पूनम फ्रॉम फरीदाबाद। अरे फरीदाबाद वालों को तो विशेष
प्रणाम है हमारा। असम, बिहार, पंजाब। ओके। चलिए जी, बहुत अच्छा लगा जानकर कि लगभग पूरे के पूरे हिंदुस्तान के ही स्टूडेंट्स हैं जो इस बैच में शामिल हैं। महाराष्ट्र तक तो कहानी पहुंच चुकी है, उधर पूरब में असम तक कहानी पहुंच चुकी है, उत्तराखंड भी है यहाँ पर। ओके। सिक्किम तक भी बात पहुंच चुकी है। चलिए खैर, दोस्तों आप जानते हैं कि कल हमने शुरुआत की थी मेडिवल हिस्ट्री या मध्यकालीन भारत की, और मैंने आपको बताया कि मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत होती है जब भारत पर सबसे पहला मुस्लिम इन्वेजन या सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण होता है, जो किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने किया 712 ईस्वी में। और वहीं से मेडिवल हिस्ट्री या मध्यकालीन इतिहास की क्या हो गई? शुरुआत हो गई। यहां तक की बात हमने की थी। मैंने आपसे कहा कि उसके बाद दो टर्किश इन्वेडर्स भी भारत में आए, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी ने भी भारत पर आक्रमण किए। तो चलिए, 7th सेंचुरी में, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम 7th सेंचुरी की बात करें तो 7th सेंचुरी तक तो हर्षवर्धन का शासनकाल चल रहा था। भाई अगर हम हर्षवर्धन की बात करें तो 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक सम्राट हर्षवर्धन ने थानेश्वर और कन्नौज में शासन किया, पुष्यभूति डायनेस्टी या जिसे हम वर्धन वंश कहते हैं। लेकिन 647 ईस्वी में वर्धन डायनेस्टी या पुष्यभूति डायनेस्टी या हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाने के बाद अब कहानी पहुंचती है 7th सेंचुरी में, और 7th सेंचुरी के बाद कई और छोटे छोटे राज्य और छोटे छोटे राजवंशों की स्थापना हुई। उन्हीं के बारे में हम यहां पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। देख लीजिए, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। आज हम बात करेंगे न्यू। नाम ही नहीं बोले सर? अच्छा, बोले थे यार, आप लेट हो गए थोड़ा सा। नहीं, आप लेट नहीं हुए, आज मैं जल्दी आ गया। नए राजा एवं उनके राज्य, लिखेंगे न्यू किंग्स एंड देयर किंगडम्स। नए राजा एवं उनके राज्य। मेडिवल हिस्ट्री की हम शुरुआत कर चुके हैं, और ध्यान रखिएगा हम बेसिकली अभी बात करेंगे प्री मेडिवल इंडिया के। ये प्री मेडिवल इंडिया है, यानी कि पूर्व मध्यकालीन भारत। सही मायनों में मेडिवल इंडिया की शुरुआत कहां से हो जाती है? दिल्ली सल्तनत से, आप कह सकते हैं। लेकिन दिल्ली सल्तनत से लेकिन दिल्ली सल्तनत से पहले का जो पीरियड है, यानी कि 7th सेंचुरी के बाद से लेकर 12वीं शताब्दी तक का जो पीरियड है, उसी को आप कह सकते हैं कि वो प्री मेडिवल इंडिया कहलाता है, वह पूर्व मध्यकालीन भारत कहलाता है। कोई बता सकता है क्या? इस कोर्स में रिकॉर्डेड क्लास नहीं है बेटे, कोई नहीं बताएगा, सिर्फ मैं ही बता सकता हूं, और कोई बता ही नहीं सब पाएगा आपको। वीडियो अनअवेलेबल हो रही है। ओके सर, रिकॉर्डेड क्लास क्यों नहीं चल रही है? टेंशन मत लीजिए, कुछ बैकएंड से टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड क्लास नहीं चलेगी। थोड़ा इंतजार कीजिए, अपने आप जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो ठीक हो जाएगी। आज तो सर आप टर्किश इनवर्जन पढ़ाने वाले थे, टेंशन मत लीजिए भाई। सर ये कौन सी क्लास में चैप्टर है? अरे भाई,
अब आपको क्लास से क्या मतलब, वैसे ये 7th क्लास का चैप्टर है। मैंने आपको बताया ना कि हम लोग मेडिवल हिस्ट्री शुरू कर चुके हैं, और अगर मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो हम बेसिकली 7th स्टैंडर्ड की जो हिस्ट्री है वो शुरू कर चुके हैं, अगर आपको क्लासेस में काउंट करना है तो। अदरवाइज आपको क्लास से क्या मतलब है, ठीक है ना, आपको तो सब कुछ पढ़ने से मतलब होना चाहिए। तो ये बेसिकली 7th स्टैंडर्ड का चैप्टर है। आज दूसरा स्टूडियो है क्या सर? जी नहीं, स्टूडियो तो मेरा ही है। बताइए क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, क्लियरिटी नहीं आ रही है? चलिए शुरू करते हैं। नए राजा एवं उनके राज्य। हम बात कर रहे हैं 7वीं शताब्दी के बाद की बात, आफ्टर 7th सेंचुरी। यानी कि हर्षवर्धन के काल के बाद, हर्षवर्धन के काल के बाद की बात हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। और हम जानेंगे कि 7वीं शताब्दी के बाद कई सारी डायनेस्टीज और कई सारे राजवंशों का उदय किस प्रकार हुआ। आफ्टर 7th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी, 7वीं शताब्दी के बाद से लेकर 12वीं शताब्दी तक, 7वीं शताब्दी के बाद से लेकर 12वीं शताब्दी तक का ये पीरियड है। राइज ऑफ न्यू किंगडम्स, नए राजवंशों का उदय। राइज ऑफ न्यू किंगडम्स या नए राजवंशों का उदय, ये कैसे हुआ? 7th सेंचुरी तक आप जानते हैं कि पूरे के पूरे उत्तरापथ या पूरे के पूरे आर्यवर्त क्षेत्र पर सम्राट हर्षवर्धन का शासन हुआ करता था। और मैंने आपको बताया था कि जो ताकतवर राजा और सम्राट हुआ करते थे, जो बड़े बड़े एम्पायर्स और साम्राज्य को चलाने वाले शासक हुआ करते थे, वो आमतौर पर स्थायी सेना तो रखा ही करते थे, परमानेंट या स्टैंडिंग आर्मी तो रखा ही करते थे, लेकिन साथ साथ उनके सामंत भी हुआ करते थे। और उनके जो सामंत हुआ करते थे, उनके पास एक प्रांत हुआ करता था और एक सेना हुआ करती थी। उस प्रांत से रेवेन्यू करने के अधिकार सारे के सारे सामंतों के हुआ करते थे। और जब राजा युद्ध पर जाया करते थे तो अपने सामंतों को बुला लिया करते थे और सामंत सेना लेकर आते थे और राजा के साथ युद्ध में पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन 7th सेंचुरी आते आते यही जो सामंत थे, यही जो बड़े बड़े भूस्वामी थे, इनकी जो पावर्स थी, इनकी जो शक्तियां थी, वो धीरे धीरे क्या होने लगी, बढ़ने लगी। कहने का मतलब जो मुख्य राजा और जो मुख्य साम्राज्य थे वो धीरे धीरे कमजोर होने लगे, और उनके जो सामंत हुआ करते थे अब वो पहले से ज्यादा शक्तिशाली और पहले से ज्यादा सत्ता और संपदा हासिल करने वाले हो गए। इसीलिए इन लोगों ने खुद को महासामंत, महामंडलेश्वर कहना शुरू कर दिया। ये कभी कभी अपने आप को महासामंत कहा करते थे, महामंडलेश्वर कहा करते थे, और इस तरह के कई सारे उदाहरण हमारे पास हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि दक्षिण भारत में बादामी या वातापी नामक स्थान पर जो चालुक्य वंश चल रहा था, चालुक्य वंश जैसे ही कमजोर हुआ, उसी का फायदा उठाकर उसी के सामंतों ने खुद को चालुक्यों से मुक्त घोषित किया, और वही क्या बन गए, राष्ट्रकूट बन गए। इसके हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले
राष्ट्रकूटास ऑफ डेक्कन, लिखेंगे दक्कन के राष्ट्रकूट, जिनका फाउंडर हुआ, लिखेंगे दंती दुर्ग। दंती दुर्ग के द्वारा, दंती दुर्ग के द्वारा दक्कन में राष्ट्रकूट राजवंश या राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई। They got independent from Chalukyas of बादामी। लिखेंगे इन्होंने खुद को बादामी के चालुक्यों से स्वतंत्र घोषित किया था। इन्होंने खुद को बादामी के चालुक्यों से स्वतंत्र घोषित किया था। सर समझ नहीं आया, क्या नहीं आया समझ में, पूछिए, बताइए क्या चीज समझ में नहीं आई। सर 7th सेंचुरी से 12वीं सेंचुरी में क्या हुआ था वही तो हम बात कर रहे हैं, हम वही तो बात कर रहे हैं। क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि जब सम्राट हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश में शासन कर रहा था तो उसी के कंटेम्परेरी दक्षिण भारत में कर्नाटक के बीजापुर के पास बादामी नामक स्थान पर चालुक्य वंश चल रहा था, जहां का सबसे महान राजा पुलकेशिन सेकंड था। वही पुलकेशिन सेकंड जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो अभी तक मैंने सिर्फ ये बताया कि जहां उत्तर भारत में हर्षवर्धन समाप्त होने के बाद या हर्षवर्धन का काल समाप्त होने के बाद कई छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ, वहीं दक्षिण भारत में चालुक्यों की शक्ति जब कमजोर हुई तो चालुक्यों के सामंत ही महासामंत बन गए, अपने आप को महामंडलेश्वर कहने लगे और चालुक्यों से ही इंडिपेंडेंट होकर एक नए राजवंश की स्थापना हुई जिसे हम दक्कन के राष्ट्रकूट यानी कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी या राष्ट्रकूट वंश के नाम से जानते हैं, जिसका फाउंडर कौन हुआ, दंती दुर्ग। इतनी सी बात बताई मैंने आपको, इसमें क्या समझ नहीं आया भगवान जाने, बताइए इस चीज में क्या नहीं समझ में आया आपको। और वहीं दूसरी तरफ चोला एम्पायर, और वहीं दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य की भी स्थापना हुई। दे गॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम पल्लवास ऑफ कांची। इन्होंने खुद को कांचीपुरम या कांची के पल्लवों से क्या किया था, इन्होंने खुद को कांची के पल्लवों से इंडिपेंडेंट किया था या स्वतंत्र किया था। And the founder of Chola Empire was a ruler named Vijayalaya. विजयालय नामक शासक के द्वारा चोल साम्राज्य की स्थापना दक्षिण भारत में की गई थी।
जहां एक तरफ बड़े राजवंशों को कमजोर करके नए राजवंशों का उदय हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि कई सारी जगहें ऐसी थी जहां पर धन के लिए भी क्या हो रहा था, युद्ध हो रहा था। जब तक हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते रहे तब तक उत्तर भारत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थल और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जगह हुआ करती थी मगध। मगध वही जो आज बिहार का पटना, गया और शाहबाद जिला है, वही क्षेत्र कभी मगध कहलाता था और मगध साम्राज्य की राजधानी ही पाटलिपुत्र हुआ करती थी। कहने का मतलब ये कि अभी तक राजनीतिक तौर पर जो इंपॉर्टेंस पाटलिपुत्र की हुआ करती थी, मगध की हुआ करती थी, हर्षवर्धन के शासनकाल में वो इंपॉर्टेंस या वो जो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस थी वो अब किसकी बन चुकी थी, उत्तर प्रदेश के कन्नौज नामक स्थान की बन चुकी थी। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का कन्नौज था अब वो मुख्य राजनीतिक केंद्र हो चुका था और हर कोई चाहता था कि कन्नौज पर हमारा अधिकार हो। इसीलिए ध्यान रखेंगे, 7th सेंचुरी से लेकर 9th सेंचुरी तक 7th सेंचुरी से लेकर 9th सेंचुरी लगभग 2 शताब्दियों तक एक त्रिपक्षीय संघर्ष चला। और जो किसके लिए था, कन्नौज के लिए। क्या आप कह सकते हैं कि 3 राजवंशों के बीच में एक लड़ाई शुरू हुई, एक संघर्ष शुरू हुआ, जो कि तीनों के तीनों राजवंश ही कन्नौज पर अधिकार करना चाहते थे। इसको हम त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं और इसमें 3 डायनेस्टीज या 3 राजवंश शामिल हुए। पहले याद रखेंगे, गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। गुजरात और राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार, गुजरात और राजस्थान में, गुजरात और राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों का शासन था। नेक्स्ट, राष्ट्रकूटाज ऑफ डेक्कन, दक्कन के राष्ट्रकूट। और ध्यान रखेंगे पालाज, पालाज ऑफ बंगाल या बंगाल का पाल वंश। इन तीनों राजवंशों के बीच में लगभग 200 साल तक कन्नौज को लेकर इन तीनों राजवंशों के बीच में कन्नौज को लेकर एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। और ध्यान रखेंगे, लगभग 2 सदियों तक, 2 शताब्दियों तक चले इस संघर्ष में फाइनली जीत किसकी हुई, गुर्जर प्रतिहारों की। और ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश के कन्नौज नामक स्थान पर, उत्तर प्रदेश के कन्नौज नामक स्थान पर ही स्थापना हुई गुर्जर प्रतिहार वंश की। गुर्जर प्रतिहार वंश की ही स्थापना हुई कन्नौज में। सेकंड नंबर पे क्या लिखा है, राष्ट्रकूटास ऑफ डेक्कन, दक्कन के राष्ट्रकूट।
प्लीज टेल मी हाउ मेनी क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स इन द एग्जाम। अच्छा बेटे, अगर मैंने क्वेश्चन पेपर बनाना होता ना, फिर तो मैं सारी की सारी चीजें बता देता। ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि इतने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आपके जो एसएसटी के क्वेश्चंस हैं उसमें एसएसटी के, है ना, सारे के सारे क्वेश्चंस मिक्स आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि हिस्ट्री के इतने ही क्वेश्चन आने हैं और पॉलिटी के इतने ही क्वेश्चन आने हैं। अगर जिंदगी इतनी आसान होती फिर बात ही क्या थी। सर हर्षवर्धन के बाद ये कन्नौज पर शासन किया? जी हाँ बिल्कुल, हर्षवर्धन के बाद कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 200 साल तक संघर्ष हुआ, और 200 साल के बाद 9th सेंचुरी में जाकर वहां पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन हुआ। भाई हर्षवर्धन के टाइम पर तो वहां पे मौखरी वंश का शासन चल रहा था। हर्षवर्धन का बहनोई गृहवर्मन वहां पर शासन कर रहा था, लेकिन जब गृहवर्मन की हत्या देवगुप्त और शशांक ने कर दी थी, तो हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी दूसरी राजधानी बना लिया था। लेकिन त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद वहां पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन शुरू हुआ। वहीं दूसरी तरफ वहीं दूसरी तरफ अगर हम टर्किश इन्वेजन्स की बात करें, अगर तुर्क आक्रमणों की बात करें, तो आप जानते होंगे कि 11वीं और 12वीं शताब्दी में हमारे देश में 2 तुर्क आक्रमण हुए। सबसे पहला जो किया महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी नाम का एक इन्वेडर, एक आक्रमणकारी, 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक 27 सालों में हिंदुस्तान पर कुल 17 बार आक्रमण करता है। ये महमूद गजनवी कहां से आया था तो आप जानते होंगे। आज अफगानिस्तान में एक शहर है जो कहलाता है गजनी। ये अफगानिस्तान के गजनी से आया था, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, महमूद ऑफ गजनी। इसीलिए हम इसको गजनी का महमूद कहते हैं या महमूद गजनवी कहते हैं। भाई जैसे लखनऊ के लोग लखनवी हो जाते हैं, दिल्ली के लोग देहलवी हो जाते हैं, पंजाब के लोग पंजाबी, बिहार के लोग बिहारी, राजस्थान के लोग राजस्थानी हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही गजनी का था, गजनी से आया था, तो ये गजनवी कहलाता है, महमूद गजनवी। अब महमूद गजनवी का हिंदुस्तान में आने का उद्देश्य क्या था? ये 2 उद्देश्य से हिंदुस्तान आकर अटैक किया करता था। इसका सबसे पहला उद्देश्य था हिंदुस्तान से धन लूटना। हिंदुस्तान से धन लूटकर मध्य एशिया में एक मजबूत साम्राज्य की स्थापना करने का उद्देश्य था इसका। दूसरा, टू स्प्रेड इस्लाम इन इंडिया। स्वाभाविक सी बात है, हिंदुस्तान में इस्लाम धर्म का प्रचार करना भी एक उद्देश्य हुआ करता था, लेकिन मुख्य उद्देश्य यहां से धन लूटना ही था। और अगर हम धन की बात करें तो भाई यहां पर राजाओं के द्वारा बड़े बड़े भव्य विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया जाता था, अपनी शक्ति प्रदर्शन करने का के लिए, अपनी वेल्थ को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ के राजा बड़े बड़े मंदिरों को स्थापित करवाया करते थे, और उनका अपार धन गोल्ड उन्हीं मंदिरों में होता था। और आप जानते हैं कि उसी स्वर्ण, उसी सोने और उसी धन की लूट करने के उद्देश्य से महमूद गजनवी बार बार आया करता था। हालांकि महमूद गजनवी गजनी में यामनी वंश चला करता था, ये वहां का शासक था, और 997 ईस्वी से लेकर लगभग 1030 ईस्वी तक इसका शासन भी रहा था। और ध्यान रखेंगे, इसने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक कुल भारत में 17 बार आक्रमण किए थे। 17 इन्वेजन्स, इसने 17 आक्रमण किए। नाम सुना होगा आपने महमूद गजनवी का, बिल्कुल सुना होगा।
इसने भारत में 1000 से 1027 ईस्वी तक कुल 17 बार आक्रमण किए थे। इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण इसका 16वां आक्रमण माना जाता है, जो कि 1025 में हुआ था। उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया था। गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है उस पर भी आक्रमण करके महमूद गजनवी ने वहां से धन लूटा था, वहां से लूटपाट की थी। और ध्यान रखेंगे, महमूद गजनवी के बारे में हमें काफी सारी जानकारी है जो इसी के समकालीन और इसी के एक प्रसिद्ध लेखक से मिलती है। इसी का एक प्रसिद्ध लेखक हुआ करता था अल बरूनी। नाम सुना होगा आपने, शायद नहीं सुना है तो सुन लीजिए। इसी का एक प्रसिद्ध लेखक हुआ करता था अल बरूनी। और ध्यान रखेंगे, अल बरूनी के ही द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई थी, इतिहास में प्रसिद्ध है किताब उल हिंद के नाम से, जो हमें महमूद गजनवी और उसके समय के हिंदुस्तान के बारे में जानकारी देती है। और साथ में आप ये भी ध्यान रखिएगा, अल बरूनी हिंदुस्तान में वो सबसे पहला मुसलमान था, वो सबसे पहला मुस्लिम था जिसने, ये सबसे पहला मुसलमान था जिसने हिंदू पुराणों का अध्ययन किया था। हिंदू पुराणों को पढ़ने वाला सबसे पहला मुसलमान अल बरूनी माना जाता है। यहां तक की बात क्लियर है? सर, किताबुल हिंद क्या होता है? किताब का नाम है भाई, होता है क्या? क्या होता है? अरे किताब का नाम है भाई। इस पुस्तक को तहकीक हिंद भी कहते हैं। तहकीक हिंद का मतलब होता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। को तहकीक हिंद भी कह सकते हैं। जहां एक तरफ 11वीं शताब्दी की शुरुआत में महमूद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए, तो वहीं 12वीं शताब्दी में या 12th सेंचुरी में एक और टर्किश इन्वेडर हिंदुस्तान आया जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। ग्यारह सौ पिछहत्तर ईस्वी से लेके 1206, 1175 से लेके 1206 तक। सर, भारत की खोज एक बुक और है ना, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। दूसरा टर्किश इन्वेडर हुआ मोहम्मद गौरी। जहां एक तरफ बार बार हिंदुस्तान पर अटैक करने का उद्देश्य महमूद गजनवी का यहां से लूटपाट करना था, वहीं दूसरी तरफ
अगर हम मोहम्मद गौरी की बात करें तो मोहम्मद गौरी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इस वजह से इसने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर अपना सबसे पहला आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी ही वो सबसे पहला मोहम्मद गौरी ही वो सबसे पहला मुस्लिम था जिसने भारत में, हिंदुस्तान में मुस्लिम रूल या मुस्लिम शासन की स्थापना की थी। मोहम्मद गौरी के ही समकालीन, मोहम्मद गौरी के ही कंटेम्परेरी दिल्ली और अजमेर में चला करता था चौहान वंश या चौहान डायनेस्टी। और आप जानते होंगे चौहान वंश में ही एक महान राजा रूल किया करता था जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। इसी पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी ने 2 युद्ध लड़े। एक 1191 में जो कहलाता है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तराइन का प्रथम युद्ध जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित भी कर दिया। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ और उसने पृथ्वीराज चौहान से माफी मांग ली। पृथ्वीराज चौहान ने उसे माफ कर दिया, लेकिन अगले ही साल इतिहास का सबसे प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, क्योंकि इस बार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। और इतना बड़ा उलटफेर कैसे हो गया भाई? जब तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया तो मोहम्मद गौरी ने, सर इन्हीं को चहमान कहते हैं, एक ही बात है, चहमान चौहान एक ही बात है। जब तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से माफी मांग ली। पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को माफ कर दिया तो पृथ्वीराज चौहान का भी ध्यान गौरी से हट गया। लेकिन इस गौरी से हटा तो कन्नौज में एक और गौरी रहती थी, उस पर ध्यान चला गया। किसका? पृथ्वीराज चौहान का। अब वो गौरी कौन थी भाई? उस टाइम कन्नौज में गढ़वाल वंश चल रहा था और कन्नौज के गढ़वाल वंश में शासन कर रहा था राजा जयचंद। राजा जयचंद की ही बेटी हुआ करती थी संयोगिता, और संयोगिता से ही तो प्रेम करता था पृथ्वीराज चौहान, उससे विवाह करना चाहता था। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था राजा जयचंद। राजा जयचंद ने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर आयोजित करवाया, और जब स्वयंवर आयोजित करवाया तो सारे के सारे राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन सिर्फ नहीं बुलाया पृथ्वीराज चौहान को। इसी बात को दिल पर ले गया पृथ्वीराज चौहान और भरे स्वयंवर में जाकर कन्नौज से संयोगिता को अगवा करके ले आया और उससे विवाह कर लिया। क्या लव स्टोरी है ना। मैं तुझको भगा लाया हूं तेरे घर से, तेरे बाप के डर से। भरे स्वयंवर से अगवा कर लिया पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को और विवाह कर लिया। इस बात से बेहद अपमानित हुआ राजा जयचंद, और राजा जयचंद ने इस अपमान का बदला लेने की कसम खा ली। बस उधर मोहम्मद गौरी का मानने वाला था, वो फिर से अटैक करने की योजना बना रहा था। अगले साल मोहम्मद गौरी फिर आ गया 1192 में, और आप जानते हैं इस बार इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर हुआ। और वो क्या था? इस बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को नहीं, बल्कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, और हराते ही पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी। इतना बड़ा उलटफेर कैसे हुआ? क्योंकि आप जानते हैं घर का भेदी लंका ढाए। राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी की मदद की थी, क्योंकि राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान से प्रतिशोध लेना चाहता था। इसीलिए राजा जयचंद की मदद से मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया, और पराजित करते ही मार डाला। और 1192 में फाइनली मोहम्मद गौरी फाउंडेड मुस्लिम रूल इन इंडिया। भारत में मुस्लिम शासन की जो शुरुआत हुई वो 1192 में हुई। लेकिन पृथ्वीराज चौहान का ही दरबारी कवि हुआ करता था चंद्रप्रदाई,
चंद्र बरदाई के द्वारा ही एक प्रसिद्ध पुस्तक, एक प्रसिद्ध महाकाव्य लिखा गया जिसको हम पृथ्वीराज रासो के नाम से जानते हैं। और इसी पृथ्वीराज रासो में हमें जानकारी मिलती है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई लड़ाइयों के बारे में। सर ये क्लास यूट्यूब पर चल रही है? मुझे नहीं लगता, यूट्यूब पे तो नहीं चल रही है। आप ही के बैच में चल रही है ये क्लास, यूट्यूब पे क्यों चलेगी? सर मोहम्मद गौरी महिला थी या पुरुष? वाह क्या सवाल है आपका, किस ग्रह से उतर के आए हो सबसे पहले ये बताइए। सर संयोगिता का क्या हुआ? अरे रुक तो जाओ, तुम्हें संयोगिता की पड़ी है? यहाँ पे हिंदुस्तान की सल्तनत लुट गई, तुम्हें अभी भी संयोगिता की टेंशन हो रही है? भाड़ में गई संयोगिता भाई। क्या चौहान वंश या हिंदुस्तान का साम्राज्य छिन गया, आप अभी भी संयोगिता के चक्कर में हो? छोड़िए ना, जाने दीजिए। नाश करवाना था, नाश करवा के चली गई। है ना? हाँ, लेकिन चंद्र बरदाई अपने महाकाव्य पृथ्वीराज रासों में ऐसा कहता है और ऐसा लिखता है कि मोहम्मद गौरी ने 16 बार पृथ्वीराज चौहान पर अटैक करे और 16 के 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। बार बार उसने माफी मांगी, 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराकर माफ कर दिया। 17वीं बार तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने एक बार फिर से मोहम्मद गौरी को हरा दिया। मोहम्मद गौरी भी काम मानने वाला था, फिर से माफी मांग ली और अपने पृथ्वीराज चौहान का दिल इतना बड़ा था कि उन्होंने फिर से माफ कर दिया। इसके बाद तराइन का दूसरा युद्ध हुआ और तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया, लेकिन हत्या नहीं की। वो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर, और मुझे बंदी बनाकर, मुझे मतलब चंद्र बरदाई ऐसा कह रहा है, वो पृथ्वीराज चौहान और मुझे बंदी बनाकर अपने साथ ले गया अफगानिस्तान के गजनी और वहां पर जाकर बंदी बना दिया। बेड़ियों में जकड़े पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के दरबार में पेश किया गया। पृथ्वीराज चौहान निडर होकर मोहम्मद गौरी की आंखों में आंखें डालकर घूर रहा था। ये बात मोहम्मद गौरी को नहीं अच्छी लगी। मोहम्मद गौरी ने कहा, पृथ्वीराज चौहान नजरें नीची कीजिए। पृथ्वीराज चौहान का हम मानने वाला था। पृथ्वीराज चौहान भी निडर होकर आंखों में आंखें डालकर घूरता रहा मोहम्मद गौरी को। तो मोहम्मद गौरी ने सैनिकों को आदेश दिया कि इसको अंधा कर दीजिए, इसकी आंखें फोड़ दीजिए, इसकी आंखें निकाल लीजिए। ऐसा ही हुआ, पृथ्वीराज चौहान को अंधा करवा दिया गया, उसकी आंखें फोड़ दी गई। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को एक अद्भुत कला आती थी, वो शब्द भेदी बाण चलाना जानता था, जिसमें टारगेट को देखने की जरूरत नहीं थी। अगर आवाज सुनकर भी तीर चला दिया जाए तो जाकर लगेगा सीधे निशाने पर। सोचिए अगर उस टाइम ओलंपिक्स चलते होते तो तीरंदाजी में सारे गोल्ड मेडल अपने ही होते, है ना? ये अद्भुत कला जानता था पृथ्वीराज चौहान। चंद्र बरदाई ऐसा कहता है कि मैं सुल्तान मोहम्मद गौरी के पास गया और मैंने मोहम्मद गौरी से कहा कि मेरे मित्र पृथ्वीराज चौहान को एक अद्भुत कला आती है, इसे शब्द भेदी बाण चलाना आता है। अगर आप चाहें तो इस कला का कौशल मैं आपको प्रदर्शित कर सकता हूं, आपको दिखा सकता हूं। मोहम्मद गौरी को मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ तो मैंने शर्त लगा ली, अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो एक तीर और एक कमान दे दीजिए मेरे मित्र पृथ्वीराज चौहान के हाथों में, और फिर देखिए कमाल। मोहम्मद गौरी ने आदेश दिया, पृथ्वीराज चौहान की बीड़ियां खोल दी जाए, उसके हाथ में एक तीर कमान दे दिया गया। चंद्र बरदाई कहता है मोहम्मद गौरी से कि आप जैसे ही आदेश करेंगे तीर चलाने के लिए, तुरंत ये शब्द भेदी बाण चलाकर आपको अपनी कला का कौशल दिखा देगा। और जैसे ही पृथ्वीराज चौहान के हाथ में तीर और कमान आया, चंद्र बरदाई कहता है कि मैं ही पृथ्वीराज चौहान के पास गया और मैंने पृथ्वीराज चौहान से जाकर कहा, 4 बास 24 गज अंगुल अस्त प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान, मत चूके चौहान। ये एक फेमस कविता है जो कि पृथ्वीराज रासों में लिखी है।
कि आपके और पृथ्वीराज चौहान या आपके और मोहम्मद गौरी के बीच में 4 बांस और 24 गज का फासला है। ता ऊपर सुल्तान है, ऊपर सुल्तान बैठा है, चूकना मत चौहान, मौका एक ही है और तीर भी एक। अब जैसे ही मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तीर चलाने का आदेश दिया, जहां से आवाज आई पृथ्वीराज चौहान ने तीर वहीं चला दिया, तो जाकर लगा सीधे मोहम्मद गौरी को और मोहम्मद गौरी वहीं पर ढेर हो गया। और तराइन के पहले युद्ध में तराइन के दूसरे युद्ध में अपनी हार का बदला ले लिया पृथ्वीराज चौहान ने। जय हो पृथ्वीराज चौहान की। लेकिन इस कहानी के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक हैं, क्योंकि ये बात केवल और केवल पृथ्वीराज रासों में लिखित मिलती है, केवल और केवल चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी मिलती है। बाकी सारे के सारे इतिहासकारों के अनुसार 1192 में भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हो गई। इसीलिए 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को भी पराजित करके उसकी हत्या कर दी। सर आज की क्लास बहुत अच्छी लगी है। आज की तो लगेगी अच्छी, मसाला ज्यादा है ना आज की क्लास में, कहानी ज्यादा मिल रही है सुनने के लिए, मसाला ज्यादा है, तो अच्छी क्यों नहीं लगेगी। फायदेमंद दवाइयां तो हमेशा कड़वी ही होती हैं, इसीलिए तो आपको मजा नहीं आता रोज। कोई नहीं, हिस्ट्री स्पेशल बैच में जाओगे ना, वहां पर आएगा मजा असली आपको, वहां पर यही सब चलता है। अब 1192 में मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान में मुस्लिम शासन की स्थापना कर दी। और आप जानते होंगे कि इसके बाद मोहम्मद गौरी का ही एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में सबसे पहले मुस्लिम वंश की स्थापना करेगा, जिसे हम जानते हैं गुलाम वंश के नाम से, स्लेव डायनेस्टी के नाम से। और यहीं से 1206 ईस्वी से ही शुरुआत होगी दिल्ली सल्तनत की, जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा, जिसमें हम पढ़ेंगे सुल्तान्स ऑफ दिल्ली या दिल्ली के सुल्तान। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम शुरू करेंगे और पढ़ेंगे सुल्तान्स ऑफ दिल्ली या दिल्ली के सुल्तानों के बारे में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।